गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग श्वसन चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले में हम लोगों ने पोषण जो चैप्टर है उसको हम लोगों ने क्लियर किया था। आज न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है श्वसन, है ना, जो कि आपका जो जैव प्रक्रिया यानी कि जो लाइफ प्रोसेस है उस लाइफ प्रोसेस का ये सेकेंड टॉपिक है ना। मैंने आपको बताया था कि जो जैव प्रक्रम होता है, लाइफ प्रोसेस होता है, उसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये चार मुख्य भाग होते हैं, है ना, किसके, लाइफ प्रोसेस के, जिसमें एक आपका जनन भी आता है। ठीक है ना, हालांकि जनन लाइफ प्रोसेस का अंग नहीं है, लेकिन चूंकि अपने लाइफ को बरकरार, अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए वो जरूरी होता है, इसलिए हम लोग उसको भी थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं। बेसिकली जो होता है आपको यही चार चीज होता है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो जिसमें हम लोगों ने पोषण को समझ लिया था कि पोषण क्या चीज है, नहीं है। आज जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है श्वसन के बारे में, कि श्वसन क्या होता है, किसे कहते हैं श्वसन, इसकी परिभाषा क्या होती है, इनके क्या प्रकार है, पौधों में कैसे होता है, जीव जंतुओं में कैसे श्वसन होता है, इन सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं श्वसन। ठीक है, देखिए श्वसन जरूरी क्यों है। जो भी हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं, उस भोज्य पदार्थ का पचने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है उसके लिए श्वसन जरूरी है। यानी शरीर को वर्क करने के लिए, काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो जो एनर्जी है आपको श्वसन के द्वारा ही मिलता है। जब श्वसन यानी कि जब हम लोग श्वसन करते हैं या पेड़ पौधे जब अपना श्वसन करते हैं, उस वक्त में वो अपना भोजन बनाते हैं और उससे उनको ऊर्जा मिलती है। हम लोग क्या करते हैं कि भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वो पचता है, पचने के बाद वहां से ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि ऑक्सीजन के द्वारा, चूंकि हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसके द्वारा उस पर क्रिया होती है और वहां से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वह दो चरणों में पूर्ण होती है। एक वायु की अनुपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसे कि हम लोग अवायवीय कहते हैं। दूसरा जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसे कि हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक, इन सब में क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपसे पूछे कि श्वसन किसको कहते हैं, तो श्वसन बृहत रूप में श्वसन उन सभी सम्मिलित प्रक्रियाओं को कहते हैं जिनके द्वारा शरीर को एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलती है। जैसे कि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो भोजन के अणुओं के ऊपर में कार्य होता है, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, वहां से ऊर्जा मुक्त होती है। इस पूरे प्रोसेस को, इसकी सम्मिलित पूरी जो भी प्रोसेस होते हैं उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन के रूप जब होता है तो वहां से भोज्य पदार्थों पर जब श्वसन की प्रक्रिया होती है यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसमें कि ग्लूकोज के जो अणु होते हैं वो विघटित होते हैं और विघटित होकर के वह एनर्जी रिलीज करते हैं। रासायनिक जो बंधन होता है वो टूटता है और ऊर्जा के रूप में टूटता है। वो जो ऊर्जा होती है आपको एटीपी के रूप में, ठीक है ना, इसके रूप में एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी का फुल होता है एंडोसाइन एंडोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है ना, ट्राई फॉस्फेट, ये आपका क्या होता है, एंडोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है। कि इसी रूप में आपका जो भी ऊर्जा होती है वो जमा होती है। ठीक है, इस जगह पे जो एटीपी होता है यह ग्लूकोज के द्वारा, ठीक है ना, ग्लूकोज जो होता है इसके टूटने से बनता है, इसलिए इसे हम लोग कोशिकीय ईंधन, ये कहाँ पे होता है, तो कोशिका के अंदर में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन कहलाता है। क्यों, क्योंकि जो भोजन पचता है जहां से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये ग्लूकोज कोशिका में जाके जमा होता है, जहां पे इसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है।
इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। इसका सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि ग्लूकोज का होता है C6H12O6 और ये ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा विघटित होता है, जिसमें कि कुछ एंजाइम्स भी काम करते हैं, ठीक है ना। इस एंजाइम्स के द्वारा यहाँ से निर्माण होता है CO2 H2O और साथ ही साथ ऊर्जा की, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा की आपको निर्माण होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या होता है, प्रोसेस होता है, जिसमें कि आपका जो ग्लूकोज होता है वह कार्बन ऑक्सीजन के द्वारा विघटित होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिसके जरिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और वहां से ऊर्जा जो होता है प्रमुखता से कह सकते हैं कि रिलीज होता है, जो कि हमारे शरीर के किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत ही जरूरी चीज होता है, वो है ऊर्जा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर इसी को हम लोग श्वसन को थोड़ा डिटेल में करें, ये सभी प्रोसेस को लेकर के डिटेल में अगर इसकी परिभाषा दें तो कुछ इस तरह से होगा कि श्वसन वैसे क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना, जिससे कि ग्लूकोज के ऊपर में या फिर जो कोशिकीय ईंधन होता है उसका विघटन होना, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। इस पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वह श्वसन कहलाता है। तो श्वसन क्या है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, कोशिकीय ईंधन कोशिका ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होगा, जहां से कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होगी, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है वो श्वसन कहलाती है, ठीक है। बेसिकली जो श्वसन होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। श्वसन के कितने, तो दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है अवायवीय श्वसन, ठीक है, अवायवीय श्वसन होता है। और दूसरा जो आपका होता है वह होता है वायवीय श्वसन। अब ये अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन क्या है समझिएगा। देखिए, वैसे श्वसन की प्रक्रिया जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के मौजूद रहे जो प्रक्रिया, जो श्वसन की प्रक्रिया घटित होगी उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है अवायवीय श्वसन में कि ग्लूकोज का आंशिक रूप से विघटन होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो आपको दो पाइरुवेट के अणु का निर्माण करता है, ठीक है ना, जिसमें कि एनर्जी बहुत ही कम रिलीज होती है। यानी कहने का मतलब है कि अवायवीय श्वसन में चूंकि ऑक्सीजन नहीं होता, इस कारण से यह कह सकते हैं कि ग्लूकोज का आंशिक रूप से विघटन होता है, यानी कि विघटन तो होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता, जिसकी वजह से वहां पे ग्लूकोज जो होता है वो पूरी तरह से ऑक्सीकृत ना होने की वजह से वो पाइरुवेट दो अणु बनाता है, पाइरुवेट के दो अणु का निर्माण करते हैं, जो कि आप यहाँ पे आपको कम एनर्जी रिलीज करता है। और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है, यानी कि अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वह कोशिका द्रव के अंदर में होती है, ठीक है ना। कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव के अंदर में ये पूरी प्रक्रिया होती है। इसमें जो पाइरुवेट निर्माण होता है, इस पाइरुवेट को तीन प्रकार से समझा जा सकता है, या तीन प्रकार के पाइरुवेट होते हैं। पहला, यहाँ पे जो पाइरुवेट होता है पहले नंबर में, वह ऑक्सीजन के द्वारा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल का निर्माण कर देता है, ठीक है, किसका, एथेनॉल। और एथेनॉल बोले तो C2H5OH, और साथ ही साथ यहाँ से CO2 का निर्माण करता है ना। यानी कि एथेनॉल और CO2 का निर्माण करता है। और ये जो होता है आपको किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। और ये ईस्ट में होता है, ईस्ट
जिसे कि हिंदी में खमीर कहते हैं, उसके अंदर में ये क्रिया आपकी होती है पहली वाली, यानी कि किण्वन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। दूसरी इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट जो होता है वह लैक्टिक अम्ल के रूप में तब्दील हो जाता है ना। यानी जब ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिलता है तो यही जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और ये लैक्टिक अम्ल आपके शरीर में जहां तहां थक्के के रूप में जमा हो जाता है, मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जिस जगह पे ये जमा हो जाता है उस जगह पे आपको दर्द का अनुभूति होती है, यानी कि दर्द करने लगता है या फिर ऐंठन पड़ने लगता है। तो इसे हम लोग गर्म कपड़े से या गर्म पानी से सेक करके फिर ठीक भी कर लेते हैं, यानी कि उसे आराम से डिसॉल्व किया जा सकता है। लैक्टिक अम्ल दूसरे वाले में बनता है। ठीक है। एंड तीसरा नंबर में होता है कि जब ऑक्सीजन पूरी तरह से इसे मिल जाए, यानी कि जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए यह वायवीय श्वसन भी कहलाता है। ठीक है ना। क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन। तो पहला आपका तो किण्वन हो गया, पहला क्या हो गया? किण्वन हो गया आपकी एक प्रक्रिया यहाँ पे। दूसरी जो प्रक्रिया होगी जिसमें कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण हुआ, और तीसरी जो प्रक्रिया हुई यह वायु की यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है ना। ऑक्सीजन बोले तो O2 की उपस्थिति में होता है, जहां पे कि आपका पूर्ण रूप से CO2 बनता है, जल बनता है, साथ ही साथ यहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है, और यह आपका वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन। ठीक है ना। ये क्या हो गया? आपका वायवीय श्वसन हो गया। ये आपका क्या है? तीन पायरुवेट का तीन रूप होता है, तीन फॉर्म में ये बनता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो है आपका वायवीय श्वसन। ठीक है। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्णतः पाचन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है, जिसके द्वारा या इस प्रक्रिया में इस क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के द्वारा पूरी तरह से ऑक्सीकृत होता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त करती है। ठीक है। और ये जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा आपको एटीपी के रूप में यानी कि एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा हो जाती है, संचित हो जाती है। ठीक है ना। तो और साथ ही साथ ये जो आपका प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया यानी कि वायवीय श्वसन की प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। कहाँ पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, जहां पे कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, है ना। इसको माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये आपको क्या कहलाता है? पावर हाउस कहलाता है। किसका? तो कोशिका का, है ना। कोशिका का। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस। ठीक है। कोशिका का क्या कहलाता है? पावर हाउस कहलाता है। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाती है, जहां से अत्यधिक मात्रा में एनर्जी यानी कि जितना एनर्जी चाहिए रिलीज हो सकता है उतना रिलीज होता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया श्वसन के प्रकार। ठीक है। एक हो गया वायवीय, दूसरा होगा अवायवीय। अब देखिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या क्या अंतर होते हैं। दो अलग अलग है तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर, डिफरेंसेस जरूर देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं हम लोग वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहला नंबर डिफरेंस ये होता है या दोनों में ना, कौन कौन सा? पहले वो देख लीजिए, अवायवीय और वायवीय श्वसन। ठीक है ना। और कौन सा है? वायवीय श्वसन में क्या है भाई? तो अंतर है ना, में अंतर। अब समझिएगा इसके बारे में। पहला नंबर जो होता है वह यह होता है कि जो अवायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है। तो ये आपका क्या है? O2 की अनुपस्थिति में होगा,
ठीक है ना, अनुपस्थिति में होता है। और ये जो आपका होता है ये आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो दोनों में पहला अंतर ये हो गया कि एक अनुपस्थिति में होता है, दूसरा उपस्थिति में होता है। ठीक है ना। चलिए ये पहला नंबर। दूसरा नंबर में ये होता है कि जो अवायवीय श्वसन होते हैं, अवायवीय श्वसन का पूरा क्रिया जो होता है यह कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। जबकि आपका वायवीय श्वसन जो होता है इसका पहला चरण, ठीक है ना, पहला चरण जो होता है वह कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना, कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। और इसका दूसरा जो चरण होता है, ये दो चरणों में पूरा होता है, तो इसका दूसरा चरण जो होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान से समझिएगा, इसका जो पहला चरण, पहला नहीं, पूरा का पूरा जो चरण होता है अवायवीय श्वसन का वह कोशिका द्रव्य में घटित हो जाता है। जबकि जो वायवीय श्वसन होते हैं ये दो चरणों में पूरा होते हैं, जिसमें पहला चरण कोशिका द्रव्य में होता है और दूसरा चरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के घटित होता है। आई बात समझ में? चलिए तीसरा नंबर है कि वायवीय श्वसन में जो होता है इसमें ग्लूकोज का, है ना, किसका? ग्लूकोज का पूर्ण, ठीक है ना, पूर्ण क्या होता है? ऑक्सीकरण, ठीक है, क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जबकि आपका इसमें अगर देखा जाए तो ग्लूकोज का आंशिक होता है ना, ग्लूकोज का आंशिक, ठीक है, आंशिक ऑक्सीकरण होगा, आंशिक ऑक्सीकरण होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका पाइरुवेट का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पे आपको क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें लैक्टिक अम्ल का भी निर्माण हो जाता है ना, जब पाइरुवेट बनता है तो क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, इसमें किसमें? अवायवीय श्वसन में। ये हो गया। एंड लास्ट नंबर जो चौथा नंबर है वो यह कहता है कि वायवीय श्वसन में जो होता है, वायवीय श्वसन में चौथा नंबर समझिएगा कि वायवीय जो श्वसन होता है, इस वायवीय श्वसन में अवायवीय की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? तो अवायवीय की अपेक्षा अधिक, ठीक है ना, अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये आपका चार जो है मुख्य अंतर होते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में। क्या क्या होता है फिर से एक ब्रीफ में समझ लीजिएगा। पहला नंबर की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में घटित होता है, और जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होता है। ठीक है ना, पहला हो गया। दूसरा अंतर होता है कि अवायवीय श्वसन पूरा का पूरा चरण इसका कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि वायवीय श्वसन में पहला चरण कोशिका द्रव्य में, दूसरा चरण आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर, यहाँ पे ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, जिसमें कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जबकि वायवीय श्वसन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ से CO2 का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, और अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये हो गया। और चौथा नंबर में है कि वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की अपेक्षा में अत्यधिक मात्रा में, यानी कि अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये चार अंतर होते हैं दोनों में, है ना, किसमें किसमें? तो आपको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में। ठीक है, ये आपका श्वसन का प्रकार होता है और अंतर हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका पौधों में श्वसन, है ना, क्या भाई? तो पौधों में श्वसन है। ठीक, इसके बारे में हम लोग, यानी कि पेड़ पौधे में किस प्रकार से श्वसन होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब समझिएगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें जो श्वसन जो गैस होता है, यानी कि जो भी उनको सांस ले के रूप में गैस का वो परिवहन करते हैं, या फिर यूं कहें कि आदान प्रदान करते हैं, वह उनके शरीर की सतह के द्वारा होती है, जिनमें कि आपको तीन प्रकार की सतह में छिद्र होते हैं अलग अलग जगहों पे, उनके द्वारा होती है ना। और ये ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन युक्त वायु, ठीक है, जिसका जो आदान प्रदान होता है, पहला नंबर यह वातावरण से होता है, और वातावरण में आपको वातावरण के द्वारा होता है। और ये पत्तियों में पाए जाने वाले, ठीक है ना, पत्तियों में जो रंध्र होता है इसके द्वारा होता है। पहला ये हो गया आपका।
कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो हरी पत्तियां होती है उनमें रंध्र पाए जाते हैं, उनके द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा जो पुराने पेड़ होते हैं, पुराने पेड़ की जो तने होती है, उनकी जो कड़ी त्वचा होती है, उनमें जो स्थित वात रंध्र होते हैं, है ना। तो दूसरा कहाँ पे, वात रंध्र के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, वात रंध्र के द्वारा। ये कहाँ पाई जाती है, तो तनों की करे छालों में, तनों की छालों में पाया जाता है। यहाँ पे भी आपका श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और तीसरा नंबर जो होता है, जो अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, उन अंतरकोशिकीय स्थान के द्वारा, किसके द्वारा, तो अंतरकोशिकीय स्थान, ठीक है ना, इनके द्वारा भी श्वसन गैसों का आदान प्रदान पेड़ पौधों में होता है। तो आपका 3 जगहों से होता है। पहला तो आपका पत्तियों में जो रंग होगा, पुराने तनों की जो छाल होते हैं या जो तने होते हैं, उनमें जो बातरंग होता है उनके द्वारा, और अंतरकोशिकीय स्थान के द्वारा पेड़ पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में दबी होती हैं, और उस मिट्टी में जो घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं उनका भी ये अवशोषण करते हैं। उनका अवशोषण यह जड़ों में पाए जाने वाले जो मूल रोम होते हैं ना, जड़ों के मूल रोम से, जड़ों के जो मूल रोम होते हैं, यानी कि जड़ में जो पतले पतले केस की तरह, बाल की तरह जो पतले होते हैं, उनके द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। ये भी हो गया आपका क्या, श्वसन गैसों के आदान प्रदान का भी एक तरीका हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज देखते होंगे कि बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर वो उनके आसपास में ज्यादातर टाइम में पानी भरा हो, जल का जमाव होता है, तो वो पेड़ जो होते हैं कुछ दिन बाद सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है कि मिट्टी में जो हवा होती है, जो ऑक्सीजन होती है, वह जब सूखती है तो उसमें आकर के वो ऑक्सीजन जाके जमा होती है, लेकिन जब गीली रह गई तो ऑक्सीजन वहां पे जमा नहीं होती, आसपास के वातावरण में केवल वाटर हो गया, तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, बेसिकली आप जानते हैं या अभी तक आपने यही पढ़ा है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं, वह जड़ें ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, जो मिट्टी में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसको ग्रहण करती है, ठीक है ना। जो आपका पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में 2 प्रकार के श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, जो कि दिन के समय में, ठीक है ना, दिन के समय में क्या होता है कि पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके टाइम में यह CO2 को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। दिन में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो दिन में पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रहण करते हैं। क्योंकि रात्रि में जो होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, दिन में सूर्य का प्रकाश मिलता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, रात में नहीं होती। तो उस वक्त में क्या होती है, यानी कि रात के समय में, ठीक है ना, रात के समय में आपका जो प्रकाश संश्लेषण है ये तो होता नहीं, इसलिए वहां पे श्वसन के रूप में, श्वसन गैस के रूप में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करती है और फिर रात में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। तो आपने बहुत लोगों के मुंह से यह सुना होगा, लोग पुराने लोग यह भी कहते हैं कि रात के समय में क्या होता है कि पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, वहां पे कुछ अफवाहें होती है, कुछ भ्रांतियां होती है जो हम लोग को डराने के लिए होती है। लोग, पुराने लोग ये कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे भूत ऊत रहता है, कुछ ऐसा, है ना, बोलते, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जो रीजन ये होता है कि रात के समय में पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि हम लोग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। तो रात के समय में आप अगर पेड़ के नीचे सोए हैं, उससे क्या होगा आपको कि पेड़ पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो उसके आसपास के वातावरण में
कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की सघनता कम जाएगी, तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से श्वसन गैस के रूप में आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चल जाएगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दम घुटना, दमा होना, कई प्रकार की परेशानियां होने लगती है ना। तो अगर रात में आपको शरीर के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड चल गया, दम घुट गया, दम घुटने का मतलब कि आपका सांस फूलने लगा, तो हो सकता है उससे मौत भी हो सकती है अगर प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो लोग इसलिए जो पुराने लोग हैं लोगों को डरा के रखते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रीजन ये है कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना। बाकी वो अपना अलग से डराने के लिए वो जो भी भ्रांतियां अंधविश्वास फैलाते हैं वो अलग बात है, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि रात के समय में पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इस वजह से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता बढ़ जाती है, तो ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। बाकी ऐसा कोई चीज नहीं होता, या होता भी हो तो वो अलग चीज है ना। कभी किसी ने देखा है तो ठीक है ना, हमने तो कभी देखा नहीं तो उसे बिलीव भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होती है, ओके। यहाँ पे एक लास्ट जो पेड़ पौधे से संबंधित टॉपिक है वो यह टॉपिक है कि जो पेड़ पौधे में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो जंतुओं की श्वसन की प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न होती है। कैसे भिन्न होती है, क्यों भिन्न होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर है कि जो पौधे के प्रत्येक भाग में, है ना, रंध्र, वातरंध्र, मूलरंध्र, इनके द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, जबकि जीव जंतुओं में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए कोई खास अंग होते हैं। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो उनमें फेफड़ा होता है ना। जीव जंतुओं में फेफड़ा हो गया, इनके द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, जबकि आपका जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें रंध्र हो गया, वातरंध्र हो गया, मूलरंध्र हो गया, कोशिकीय स्थान हो गया, इनके द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो ये पहला नंबर। दूसरा, जो जंतु जो होते हैं उनमें पेड़ पौधे की तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है ना। सॉरी, जंतुओं की तरह। देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं कि सीधे सीधे श्वसन गैसों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, और जिस स्थान पे उनको जरूरत होता है उस स्थान पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि जीव जंतु क्या करते हैं कि नाक के द्वारा श्वसन गैस को लेते हैं, फिर वो फेफड़े में जाता है और वो वहां से श्वसन गैस की क्या होती है कि अलग अलग किया जाता है और फिर वो ब्लड के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, तो इसमें श्वसन गैसों का परिवहन होता है, जबकि पेड़ पौधे में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर यह है कि जंतु जो होते हैं वह श्वसन गैसों का आदान प्रदान काफी तेजी से करते हैं, जबकि पेड़ पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान काफी धीमा होता है, ठीक है ना। तो ये तीन मुख्य विशेषताएं होती हैं जंतु और पेड़ पौधे के श्वसन करने में, ठीक है ना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आज आपका पौधे में श्वसन खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका होगा वो जंतुओं में श्वसन के बारे में, या जंतुओं में श्वसन गैसों के जो आदान प्रदान होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।